हेलो एवरीवन, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। हमने यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज कर लिए हैं। ये जो लेक्चर है या ये जो एमसीक्यू है किस टॉपिक को लेके है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स प्रोसेस को लेके। भारत के संविधान में जो संशोधन है उस पर हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देखें इस, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे समझ में आएगा। पूरा लेक्चर हिंदी में है, पीपीटी भी हिंदी में है। इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये क्यों होता है आपको पता है। बेसिकली मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2 मिनट का टाइम मैं लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अगर कोर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में एक आर्टिकल की बात होती है। कौन सी आर्टिकल की? आर्टिकल की बात होती है आर्टिकल 368 की। तो आर्टिकल 368 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की या संविधान में कहें तो संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। जब भी संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा कि जब भी कोई बदलाव करना होगा तो इस आर्टिकल के माध्यम से उस बिल को पेश किया जा सकेगा। अब ये जो बिल है, ये प्रोसेस क्या होती है कि कोई बिल होता है, उस बिल को पेश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। अब इस बिल को कौन पेश कर सकता है? तो इस बिल को कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का पेश कर सकता है। कोई भी मतलब मंत्री भी और गैर मंत्री भी। ये हमने डिटेल से देखा था, वहां पे आपको जाके डिटेल समझना है। मंत्री भी पेश कर सकता है, कोई सामान्य सदस्य भी पेश कर सकता है। उसके बाद बिल प्रोसेस होता है, बिल पास होता है। अब बिल पास होता है, जो मेजोरिटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, किसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, किसमें स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए, स्टेट असेंबलीज का आधे से ज्यादा, वो यहाँ पे हमने देखा था। फिर हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि प्रेसिडेंट को ये बिल पर साइन करना ही होगा, प्रेसिडेंट इसको मना नहीं कर सकते, ना लौटा सकते, यह भी हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद ये बिल कानून बन जाता है या एक्ट बन जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा था। ठीक है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने डिस्कस किए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर हमने 52 52वां संविधान संशोधन देखा था जिसमें 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल शामिल की गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें राइट टू एजुकेशन, या अगर हम बात करें 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें एज जो है वोटिंग राइट की 21 से 18 की जाती है, सारे हमने यहाँ पर समझे थे। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पर ऑलरेडी समझ लिया था। आप जाके उस लेक्चर को वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? बात आती है कि जो एमसीक्यूज है उसकी। तो यहाँ पे हम देखें पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यू यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, आई थिंक मुझे जूम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे हिंदी और इंग्लिश आपको प्रॉपरली दिखता रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग provision required to special majority of the parliament along with ratification by at least half of the state legislature for a constitution amendment under article 368। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी कोई भी अगर संविधान संशोधन के माध्यम से बदलाव करना है 368 के अंतर्गत, तो कौन से ऐसे प्रावधान है जहां पर जो स्टेट हैं उनकी अनुमति भी चाहिए या उनका अनुसमर्थन भी चाहिए। यहाँ पर बात होती है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान है उसको लेकर। फिर यहाँ पे दूसरी बात होती है सिटीजनशिप या नागरिकता के संबंधी मामले कोई बदलाव करने हैं। दूसरा फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के संबंध में कोई चेंजेस करने हैं। तीसरा 7th शेड्यूल में। चौथा नए राज्यों के प्रवेश में। तो हमने यहाँ पर लेक्चर में देखा था कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस करना है वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से या सामान्य बहुमत से पार्लियामेंट कर सकती है। तो सिटीजनशिप के जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। सिटीजनशिप है किसमें? संविधान का जो भाग 2 है, पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। फिर बात आती है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बदलने के लिए। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जब बदलाव करना होगा तो ये बात तो सही है कि विशेष बहुमत चाहिए, विशेष मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पर राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों का जो अनुसमर्थन उसकी आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल राइट ये कहाँ पे है? संविधान का जो पार्ट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 है, 35, तो वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। फिर जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, तो संविधान का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4
उसमें बात होती है आर्टिकल 36 टू 51, वो डीपीएसपी के बारे में बात होती है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस करना है तो राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता या स्टेट्स के रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आधे से ज्यादा जो राज्य इनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, 7 शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 7 शेड्यूल जो है वो किससे संबंधित है, वो यूनियन लिस्ट से संबंधित है, मतलब संघ सूची उसमें है, स्टेट लिस्ट है ना, और कंकरेंट लिस्ट है। आप सीधी सी बात सोचिए कि कल को यूनियन ने स्टेट के सारे सब्जेक्ट अपनी लिस्ट में डाल दिए, है ना, उनसे पूछा भी नहीं, तो भारत का जो फेडरलिज्म है या संघवाद है वो तो कमजोर हो जाएगा, उनके पास कोई विषय बचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये प्रावधान रहता है कि जो 7 शेड्यूल के मामले में जो भी कोई चेंजेस करने होंगे, उसमें जो चेंजेस है वो कौन करेगा, उसमें चेंजेस जब होगा या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उसमें राज्यों का अनुसमर्थन, स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे ये व्याख्या यहाँ पे दी गई है। नए राज्यों को प्रवेश करें तो नए राज्यों के प्रवेश में कोई भी अमेंडमेंट बिल नहीं लाया जाता, सिंपल मेजोरिटी से नए राज्य बना दिए जाते हैं। हमने बात की थी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना दिया गया, 9 नवंबर को बिहार से झारखंड बना दिया गया, 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना दिए गए, मल्टीपल स्टेट्स बनाए गए, अलग अलग यूटीएस बनाई गई, उनमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करना पड़ता। तो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, समझ लीजिए आप इसको, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन किसके बारे में बात हो रही है, आप यहाँ पे देखिए, समझिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। हिंदी में निम्नलिखित कथनों में संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय अ मिनिस्टर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या कि संविधान संशोधन का जो बिल है वो किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का, केवल और केवल मंत्री पेश कर सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल। यहाँ पे आंसर दिखा होगा आपको, तो पता चल गया होगा, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है? तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल आएगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल आएगा, CAB अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये बिल कोई भी मेंबर, मिनिस्टर हो या ना हो, मंत्री हो या ना हो, वो बिल को पेश कर सकता है किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा आइदर और राज्यसभा, किसी भी हाउस में उसे पेश किया जा सकता है। ये जो कह रहा है कि ओनली बाय मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल मंत्री पेश करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। दूसरा, प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रायर परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पेश करने के लिए। ये हमने बहुत अच्छे से लेक्चर में समझा था, वही चीज यहाँ पे हिंदी में है। ऐसे किसी विधेयक को पेश करने में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात होती है इन केस ऑफ डेडलॉक, मतलब जब ना लोकसभा में वो पास हो रहा हो ना राज्यसभा में पास हो रहा हो, डेडलॉक हो गया हो। डेडलॉक में लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान, यहाँ पे हिंदी में आप देखिए, संविधान संशोधन में लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध हो गया है, मामला फंस गया है, उसमें तो कौन सा मार्ग दिया गया है संविधान के द्वारा? राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदन की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। मतलब क्या, प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस टू रिजॉल्व द इश्यू। क्या ऐसा है? क्या प्रेसिडेंट दोनों सदन को बुला सकते हैं? दूसरा, द बिल लैप्स एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बिल लैप्स हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है कि विधेयक समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। तीसरा, द मैटर इज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर अ फाइनल आर्बिट्रेशन। मतलब सब यह मामला मध्यस्थता के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा। चौथा, लोकसभा विधेयक को दूसरी बार पारित करके राज्यसभा को दरकिनार कर सकती है। मतलब लोकसभा फिर से पारित कर देगी और राज्यसभा
की आवश्यकता नहीं होगी दोबारा पास करने में। अब बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा करेक्ट है? अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर बोथ हाउस। अब आप एक बात बताओ, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात होती है आर्टिकल 108 में, है ना। 108 बात करता है कि कोई भी सामान्य बिल, साधारण विधेयक अगर होता है, उसमें कोई गतिरोध होता है, उस दौरान सामान्य विधेयक में कोई गतिरोध हुआ, कोई डिस्प्यूट, उस दौरान ज्वाइंट सिटिंग इनिशिएट कर सकता है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में किसी भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। तीसरा, पहले देखिए, अंतिम मध्यस्थता के मामले में भारत को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है, मतलब मीडिया आर्बिट्रेशन के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट है बिल प्रोसेस में? जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि बिल को रिव्यू कर सकती है कि वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को या तो किसी तरह का फंडामेंटल राइट को चेंज तो नहीं कर रहा, तो वो पावर है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का मीडिएशन, किसी भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसमें पार्लियामेंट के बीच मीडिएशन करने आ जाए सुप्रीम कोर्ट। तीसरा ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। चौथा, लोकसभा विधेयक को दूसरी बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा दोबारा पेश करेगी तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बिल की जो पावर है वो लोकसभा के पास आ जाएगी। देखिए जो पावर जिसमें राज्यसभा लोकसभा की सिमिलर पावर है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर ऐसा कोई मामला है कि दरकिनार कर सकती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये बात है कि विधेयक समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ऐसी कोई आवश्यकता होती है यदि दोनों सदन के बीच असहमति है, गतिरोध होता है, तो विधेयक को पारित करने के लिए सदन की संयुक्त सिटिंग बुलाने के, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर चलिए 3 क्वेश्चन हमने देख लिया, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है कि द फेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट 1976 इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वॉज नॉट मेड बाय अमेंडमेंट। मतलब क्या कि जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव नहीं किया गया था। हमने जब ये लेक्चर देखा था उस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या शामिल किया गया था। तो अगर हम देखें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो समाजवाद शब्द है, सेकुलरिज्म वर्ड है, सॉरी सोशलिज्म वर्ड है, उसको शामिल किया गया, तो ये समाजवादी वर्ड शामिल किया गया। सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया और इंटीग्रिटी या अखंडता को भी शामिल किया गया। तो ये तीनों वर्ड यहाँ पे करेक्ट है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल किए गए। दूसरा, आर्टिकल 4A जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके। तो स्वर्ण सिंह समिति के बारे में मैंने बात की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने देखा कि यूएसएसआर में जिस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज है उस तरह से भारत में भी लोगों की ड्यूटीज होना चाहिए, और उन्होंने रिकमेंड किया कि आर्टिकल जो 4A है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर दे दी गई। चौथा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। 4A फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी और यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट की बात हो रही है कि नेशनल इमरजेंसी में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शामिल किया जाएगा, या अगर हम बात करें कि रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रिबेलियन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर आप देखोगे was done by the 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 78। जब इंदिरा गांधी इन्हें इमरजेंसी लगाती हैं, उसके बाद जब नई सरकार आती है, चुनाव होते, नई सरकार बन के आती है, तो नई सरकार क्या करती है, देखती है कि आंतरिक अशांति शब्द जो है बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, बहुत वेग है, कोई डिफाइन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो उन्होंने इस शब्द को हटाया और कहा कि आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन की कंडीशन में आप लगा सकते हैं क्या, इमरजेंसी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द वोटिंग एज इंडिया फ्रॉम 21 ईयर 18 ईयर फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो 42 जो प्रक्रिया है, अगर हम देखेंगे 21A से 18 कर दी जाती है लोकसभा में वोटिंग राइट डालने के लिए। तो अगर यहाँ पे 4 बिल है, 52nd 61 69 और 86। चलिए चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 52वां संविधान संशोधन जो किया गया वो किसके संबंध में था, वो दल बदल को लेके था। दल बदल की समस्या भारत में बहुत ज्यादा होती थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया
कि दल बदल के संबंध में एक संशोधन किया गया और इसके माध्यम से 10th शेड्यूल को भारत में शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है। फिर 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें वोटिंग राइट 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? 18 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिल्ली को राइट्स दिए जाते हैं, पार्लियामेंट का प्रोविजन किया जाता है। तो दिल्ली का जो एनसीआर है, एनसीआर रीजन है, उसके संबंध में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। फिर अगर हम देखें कि जो 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किसके बारे में है? वो राइट टू एजुकेशन के बारे में, कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 202 बात करता है। तो चारों के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात ये हो रही थी कि जो वोटिंग राइट है उसे किस अधिनियम के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से यह काम किया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ये मैं आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में बात कर रहा है? विद द रेफरेंस टू द लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर दी गई है फंडामेंटल राइट को, देखिए आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर दी गई है, उसको लेके उसकी लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। क्या लिमिटेशन उसकी? पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो क्या करता है? रोकता है पार्लियामेंट को। क्यों रोकता है? कि संविधान के किसी भी ऐसे हिस्से में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा मूलभूत है। दूसरा, मिनर्वा बिल मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि स्वयं 368 भी बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? मिनर्वा बिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो फंडामेंटल राइट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब यहां पर ये बात आती है, तो ये दोनों ही बात यहां पे करेक्ट है। पहली बात क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये बात है कब की? ये बात है 1973 की। 1973 में केशवानंद भारती मामला आता है। कौन सा मामला आता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब आता है, उसके संबंध में 13 जज की पीठ बैठती है। उसमें से आई थिंक 7-6 का जो भी आई थिंक रेशियो था, उसमें ये कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान की कुछ मूल भावनाएं हैं, उसमें अमेंडमेंट करने से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल पिलर है, वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत डिटेल से हमने लेक्चर में देखा था। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करने की पावर 368 के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसको डिफाइन नहीं किया जुडिशरी ने। अलग अलग टाइम पे नए नए कीवर्ड्स डाले गए। उसी में से 80 का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डाला कि आर्टिकल 368 जो है, जिसमें अमेंडमेंट करने की पावर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए 368 में भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब 368 आर्टिकल में बदलाव नहीं किया जा सकता, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका सही आंसर अगर आप देखोगे कौन सा हो जाएगा? दो के दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। सी या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 वाज स्ट्रक डाउन इन इट्स entirety by the Supreme Court of India. This amendment sought to establish which of the following? संविधान संशोधन जो बिल अधिनियम लाया गया था 99, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। अब ये क्या इस्टेब्लिश करता है? ये क्या इस्टेब्लिश करना चाहता था ये बिल? एनजेसी, एआईजेएस सेवाओं के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स या जो ओबीसी को लेके कमीशन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो सही आंसर क्या होगा? एनजेएसी बेसिकली अभी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कोलेजियम सिस्टम की मदद से होती है, जिसमें जज ही जज को अपॉइंट करते हैं। पार्लियामेंट ने सोचा कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था लाते हैं जिसमें जज की अपॉइंटमेंट करने का एक प्रोविजन हो, प्रॉपर हो। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रावधान था कि एनजेएसी का, ठीक है। तो एनजेसी क्या करती? एनजेसी ऐसे सदस्यों को रिकमेंड करती और जज की जो प्रोसेस है कोलेजियल सिस्टम, उससे
ये बाहर आ जाता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का मामला था कि जब हम खुद की ही अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसमें पार्शियलिटी होने की संभावना होती है, तो इसलिए एनजीसी बिल को पेश किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना और इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनजेएसी। बात है ऑल इंडिया जुडिशियल जो सर्विसेज की, तो ऐसा रिकमेंडेशन आई थी वेरियस कमेटी की, आई थिंक पुंछी आयोग था, तो उनका रिकमेंडेशन था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जानी चाहिए। इसके माध्यम से जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो बेहतर होगी, जैसे यूपीएससी के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट होती है, आईएएस आईपीएस की अपॉइंटमेंट होती है, उसी तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए। फिर तीसरा ट्रिब्यूनल्स के मामले में सेवाओं के लिए ट्रिब्यूनल की बात थी, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन ऑफ बीसी, आई थिंक 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वो एनसीबीसी को स्टैब्लिश किया गया है ना, तो इसको हम देखेंगे सेपरेट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि एनजेएसी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, Which of the following schedule was added to the Constitution of India by the first Constitution Amendment Act 1951 to protect land reforms from judicial review? किस अधिनियम 1951 में पेश किया गया था, उसमें क्या जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो लैंड रिफॉर्म्स को लेके काम चल रहे थे, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे लैंड बहुत ही कम लोगों के पास सारी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो लैंड रिफॉर्म में प्रोसेस क्या हो रही थी कि जमीन जिनके पास बहुत ज्यादा उनसे लेके भूमिहीन किसानों को देना था। अब उसमें जो लैंड का मामला था वो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट 19(1)(f) के अंतर्गत आता था। तो फंडामेंटल राइट का मामला होता तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, हाई कोर्ट चले जाते थे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने सोचा कि हम एक नया शेड्यूल बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे जो जुडिशरी नहीं जाएंगे, जो मामला आगे नहीं जाएगा, तो उसको लेकर 9 शेड्यूल बनाया गया और भूमि सुधार का मामला जो है 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। लेकिन इस 9 शेड्यूल का जो काम पर्पज ये था कि लैंड रिफॉर्म्स करना, बाद में अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और कोई भी ऐसा प्रोविजन पार्लियामेंट क्या करती थी, 9 शेड्यूल में डाल देती थी कि भाई हम इसमें डाल रहे हैं। हद तो तब हो गई 1973 में जब केशवानंद भारती मामला आया, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन आया। अब उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद जुडिशरी हर एक कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक कर सकती थी, जुडिशियल रिव्यू कर सकती थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट बार बार क्या करती थी, कोई भी बिल होता था उसको उठा के वो 9 शेड्यूल में डाल देती थी। अब कोई भी बिल अगर आप 9 शेड्यूल में डाल देंगे, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसका मतलब पार्लियामेंट को लूप होल मिल गया। फिर यहाँ पर शुरुआत होती आई.आर. कोलेहो मामले की। आई.आर. कोलेहो जब मामला आया तो उसमें जुडिशरी ने कहा कि 1973 के पहले जो आपने चेंजेस किए हैं या जो आपने चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का जो के अंतर्गत 1973 में अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने कहा कि आई.आर. कोलेहो मामले में कहा कि अगर कोई भी चीज 9 शेड्यूल में डाली गई है 1973 के पहले, उसको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन कोई चीज बाद में डालेगी वो जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इवन 9 शेड्यूल भी अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ गया। ये कहानी है 9 शेड्यूल की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्य विधानमंडलों की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब क्या, रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन अमेंडमेंट प्रोसेस। जब मैंने आपको बताया था कि जब किसी बिल को पेश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया जाता है, तो 2 तरह का होता है। कुछ बदलाव तो डायरेक्टली पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से पारित हो जाएंगे, कुछ में स्टेट की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जिनमें स्टेट की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी उनमें स्टेट अपनी पार्लियामेंट अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाना होगा। तो यहाँ पर उसका सही आंसर यही होगा, जो भी सिंपल मेजोरिटी का सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द क्रिएशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन देयर स्टेट। राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साह का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर ये प्रोविजन जो है ये जो ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गए हैं। ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 सिंपल मेजोरिटी स्टेट रेटिफाई कर सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल जब उससे रेटिफिकेशन मांगा गया है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है 10th क्वेश्चन है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यह प्रावधान किया गया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 को यहाँ पे बोला गया कि 2021 एब्सोल्यूट टाइप के फंडामेंटल राइट है, इन्हें आप कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टॉपिक को लेके। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फ्री पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।